प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम में कंपनी निर्माण में हमने अब तक पढ़ा है कि प्रवर्तकों के कार्य क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति क्या होती है। ये एक अजीब सी स्थिति है, देखिए इसको ध्यान से समझने की बात है। दो स्थितियाँ इसमें हैं। प्रवर्तक जो कि कंपनी के निर्माण के विचार से लेकर उसकी स्थापना तक सभी कार्य करते हैं, लेकिन नियम और विधान की स्थिति ये है कि उसके बावजूद जब कंपनी का समापन हो जाता है तो कंपनी और प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति अलग अलग हो जाती है, यानी कंपनी का अलग वैधानिक अस्तित्व हो जाता है। और अलग वैधानिक स्थिति होने के बाद में प्रवर्तक और कंपनी दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रवर्तकों द्वारा किए गए सभी कार्य के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये है, विधान में क्या स्थिति है कि प्रवर्तक की उस समय पोजीशन क्या रहेगी जब कंपनी का पंजीयन हो जाता है। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति के बारे में कुछ सटीक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि प्रवर्तक कंपनी के जन्मदाता होते हैं, कंपनी का अस्तित्व में लाते हैं, चालू करने के लिए कल्पना ही नहीं करते बल्कि कल्पनाओं को साकार रूप भी प्रदान करते हैं। यानी प्रवर्तक कंपनी के सर्वस्व होते हैं, किंतु कानून की दृष्टि से प्रवर्तक कंपनी के न तो प्रन्यासी हैं ना ही एजेंट हैं तथा तो क्या है फिर। तो कंपनी और प्रवर्तकों के बीच एक विश्वास का संबंध माना जाता है। किस तरह से इसको विस्तृत रूप से देखें तो कंपनी प्रवर्तकों की स्थिति में पहले अपन देखते हैं कि एजेंट नहीं। क्यों नहीं एजेंट? क्योंकि आप लोगों ने एजेंसी पढ़ी होगी और एजेंसी में एक नियोक्ता एजेंट नियुक्त करता है। यहाँ पर देखिए कंपनी का जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक कंपनी की नियोक्ता के रूप में कार्य नहीं करती। तो जब कंपनी अस्तित्व ही नहीं है तो कंपनी किसी को अपना एजेंट भी नियुक्त नहीं कर सकती है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जब तक कंपनी का समावेश नहीं हो जाता तब तक कंपनी किसी भी तरह का कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो प्रवर्तक भी कंपनी के एजेंट नहीं माने जा सकते। दूसरी स्थिति है प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते हैं। प्रन्यासी के अंतर्गत भी स्थिति वही है जैसी एजेंट के संबंध में है। प्रवर्तक की स्थिति के संबंध में प्रवर्तक कंपनी का प्रन्यासी भी नहीं हो सकता। इसका कारण वही है जो एजेंट नहीं होने के संबंध में दिया गया है। कंपनी जब तक अस्तित्व में नहीं आती तब तक वह अपने प्रन्यासी को भी नियुक्त नहीं कर सकती है। अतः प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी के रूप में भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी स्थिति आती है, वो ये है कि प्रवर्तकों का कंपनी के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है। प्रवर्तकों द्वारा निर्मित कंपनी का न तो एजेंट होते हैं प्रवर्तक और न ही प्रन्यासी होते हैं। तो क्या होंगे? विश्वास आश्रित संबंध इन दोनों के बीच में होता है। प्रवर्तकों का उस कंपनी के साथ जिसका भी परिवर्तन करते हैं तथा उन लोगों के साथ जिन्हें वे उस कंपनी के अंशधारी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं के साथ एक विश्वास का संबंध स्थापित होता है। विश्वास का संबंध से तात्पर्य ये है, विश्वास भरोसे एवं सद्भाव से है। प्रवर्तकों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य पारदर्शी, नियोजित एवं सद्भावनापूर्वक हो। यद्यपि देखिए प्रवर्तक न तो कंपनी एजेंट होते हैं न ही सब प्रन्यासी होते हैं, किंतु उनकी जो स्थिति है उन दोनों के समान ही होती है। अतः जिस प्रकार एजेंट प्रन्यासी के सभी कार्य पारदर्शी एवं नियोजित तरीके से करने चाहिए, ठीक उसी प्रकार प्रवर्तकों के कार्य भी पारदर्शी एवं नियोजित होने चाहिए। इसी संबंध देखिए लॉर्ड लिंडले ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण से पूर्व न तो कंपनी का एजेंट होता है और न ही इसका प्रन्यासी, किंतु एजेंसी एवं प्रन्यासी के पुराने प्रचलित सिद्धांतों को ऐसे मामलों में लागू किया जाता है। यह पूर्णतः मान्य एवं स्वीकृत नियम है कि कंपनी का प्रवर्तक कंपनी की ओर से प्राप्त धन तो ठीक उसी प्रकार से खर्च करे या उनके प्रति जवाबदेह है जैसे कि एजेंट तथा प्रन्यासी के संबंधों में होता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक की स्थिति के मामले में ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक न तो कंपनी का एजेंट होता है और न ही कंपनी का प्रन्यासी होता है। कंपनी के साथ उसका विश्वासार्थ संबंध होते हैं। यह संबंध ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे कि एजेंट तथा प्रधान के साथ अथवा प्रन्यासी के साथ।
तो ये स्थिति प्रवर्तकों की। अब हम देखते हैं कि प्रवर्तकों के कर्तव्य क्या हैं, दायित्व क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दायित्व में देखिएगा, जब प्रवर्तक कंपनी की स्थापना करता है तो उसका दायित्व है कि वह कोई भी ऐसा कार्य कंपनी की स्थापना के दौरान नहीं करे जिन्हें आगे चल कर के कंपनी के साथ उसके विश्वासार्थ संबंधों को ठेस पहुँचे। उसी क्रम में कर्तव्य में हम कह सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कंपनी निर्माण से संबंधित हैं, जो कंपनी की हितों को प्रभावित कर सकते हैं या कंपनी में प्रकट करना उनका दायित्व है, तो उनको वो सारे कर्तव्य जो है, तथ्य जो है, वो प्रवर्तकों को प्रकट कर देने चाहिए कंपनी के सामने। दूसरा, गुप्त लाभ न कमाना। प्रवर्तकों को कंपनी से कोई भी लाभ गुप्त रूप से नहीं कमाना चाहिए। पर प्रवर्तक जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। कंपनी की जानकारी और सहमति के बिना कोई लाभ कमाता है तो वह विश्वासार्थ संबंध के नियम के विरुद्ध है और ऐसा करने के लिए फिर वो उन्हें उत्तरदायी भी ठहरा जा सकता है। यानी प्रवर्तकों को अगर गुप्त लाभ कमाया है तो गैर कानूनी है, लेकिन वह कंपनी के समक्ष प्रकट कर देना उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, ताकि विश्वासार्थ संबंध न टूटे। तीसरा है सौदे में हित को प्रकट करना। यदि प्रवर्तक जो है वो कंपनी के परिवर्तन अवस्था के दौरान कोई सौदा उन्होंने किया है और उस सौदे में यदि उनका कोई व्यक्तिगत हित है तो वह कंपनी सामने प्रकट कर देना चाहिए, नहीं तो कंपनी बाद में उस सौदे को निरस्त भी करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है या उस सौदे को निरस्त भी कर सकती है। नेक्स्ट आता है बिना बताए अपनी संपत्ति नहीं बेचना। किसी प्रवर्तक को अपनी किसी भी संपत्ति का विक्रय अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी को तभी करना चाहिए जब उस कंपनी को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया हो। यहाँ भी यही स्थिति है कि यदि वह अपनी संपत्ति कंपनी को बेचती है तो उसका दायित्व है कि वह उस संपत्ति के संबंध सारा विवरण वह कंपनी के समक्ष प्रस्तुत कर दे, अन्यथा कंपनी उस संपत्ति सौदे को भी निरस्त कर सकती है। इसके अलावा देखिए, क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण। यदि प्रवर्तकों ने परिवर्तन अवस्था के दौरान जितना भी धन के लिए कोई संपत्ति खरीदी है तो संपत्ति का संपूर्ण विवरण संचालन मंडल तथा सभी अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत कर देनी चाहिए। यहाँ भी ये स्थिति है कि प्रवर्तकों का कर्तव्य है कि वह परिवर्तन अवस्था के दौरान की गई कोई भी संपत्ति का विवरण है जो उसने क्रय की है, उसका विवरण भी पूर्ण विवरण कंपनी संचालकों के सामने या हिस्सेदारियों के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रवर्तकों को अपनी स्थिति का कोई भी अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रवर्तन अवस्था के दौरान न तो प्रन्यासी न एजेंट है, उनको पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए, इसलिए अपनी स्थिति का कोई भी अनुचित प्रयोग उनको प्रवर्तन अवस्था के दौरान नहीं करना चाहिए जो कंपनी के हितों के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपनी में स्वतंत्र संचालक नियुक्त किया जाता है नियमानुसार, कंपनी विधान के अनुसार। तो कोई भी प्रवर्तक जो है उसको कंपनी में या कंपनी की सहायक कंपनी या शुद्ध कंपनी में स्वतंत्र संचालक में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये विश्वासार्थ संबंध के अगेंस्ट माना जाता है। इसके अलावा उद्देश्यों की परिवर्तन करने, प्रतिभूतियों के बाहर निकलने का अवसर। देखिए, कभी कभी कंपनी के प्रवर्तक क्या करते हैं, कंपनी जनता से धन प्राप्त करती है या जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी स्थापना की जाती है, धन प्राप्त करने के बाद में यदि कंपनी उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहती है तो इसकी सूचना जिन लोगों ने पूर्व उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कंपनी में पैसा लगाया है उनको ये अवसर देना चाहिए कि वह उन उद्देश्यों को स्वीकार करें या न करें। अर्थात वह चाहें तो कंपनी से निकल सकते हैं और उनका धन वापस दिया जाए या उनको संतुष्ट किया जाए। तो उनको निकलने का, जिन्होंने पैसा लगाया, नहीं प्रतिभूतियों ने जो कंपनी में पैसा लगाया है उसको निकलने की अवसर देना चाहिए। उससे पहले कंपनी को अपने उद्देश्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसी रूप में देखिए, अनुबंध की शर्तों में यदि परिवर्तन करती है प्रवर्तक तो ही प्रतिभूतियों निकलने का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, कभी कभी निर्देशन कंपनी निर्माण के समय कामकाज में संचालक किसी व्यक्ति द्वारा कपट किया है, ऐसी दशा में भी अभिगुण उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को अधिग्रहण से उपस्थित होने का निर्देश दे सकती है। यदि ऊपर ऐसा निर्देश देती है तो प्रवर्तकों का दायित्व है कि वो अभिगण के समक्ष जब भी उनको बुलाया जाए वो उपस्थित हो जाएं, ये उनका कर्तव्य है। इसके अलावा कुछ दायित्व और हैं इनके।
समावेलन हेतु झूठी सूचना देना। अब जब कंपनी का पंजीयन करवाया जाता है तो प्रवर्तक बहुत सारे प्रपत्र तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करती हैं। तो प्रवर्तकों को कभी भी उन घोषणाओं में या उन प्रपत्रों में कोई झूठी सूचनाएं ना दें जो आगे चल के कंपनी के लिए हितकारी ना हो। तो प्रवर्तकों को कोई भी झूठी सूचना देकर के कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। पर्यावरण जो जारी किया जाता है जनता से धन लेने के, उस पर्यावरण में कभी भी कोई झूठी या भ्रामक सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। यदि प्रवर्तकों निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन का कोई नियम है, उन नियमों की अगर पालना नहीं की है तो उनका दायित्व बनता है, वो उत्तरदायी ठहराए जाएंगे और यहाँ तक कि उनको 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा विशेष व्यवसाय कार्य करने की प्रत्येक मद का स्पष्टीकरण करने में यदि वो असमर्थ रहते हैं या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो महत्वपूर्ण था, उन्होंने उस प्रावधान की पालना नहीं की है, तो भी उनको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी धनराशि या संपत्ति लौटाने में यदि प्रवर्तक असफल होते हैं तो भी उनको दंडित किया जा सकता है, उन नियमानुसार उनको दायी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी समापन के साथ असहयोग के लिए भी दायी ठहरा सकता है। जैसे कंपनी का समापन हो रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा या न्यायालय द्वारा राज्य प्रापक नियुक्त किया जाता है समापन की प्रक्रिया के लिए, तो प्रवर्तकों का दायित्व है कि वो उसको पूरा सहयोग करें। यदि वो सही नहीं करेंगे तो भी उन पर 50,000 रुपये जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक अनुबंध जो उन्होंने किए हैं, बाद में पता चलता है कि वहाँ उन्होंने गड़बड़ की है, तो उनके लिए भी उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। ये है कंपनी के प्रवर्तकों के दायित्व। कुछ अधिकार भी हैं जो प्रवर्तकों को दिए गए हैं। जैसे कंपनी के प्रवर्तन अवस्था के दौरान प्रवर्तकों को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं प्रारंभिक, वो अपने व्यक्तिगत साधनों से खर्च करते हैं। तो ये माना जाता है कि ये प्रारंभिक खर्चे जो उन्होंने किए हैं वो कंपनी से प्राप्त करें, लेकिन विधानिक रूप से वो कंपनी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी और प्रवर्तकों का अस्तित्व अलग अलग हो जाता है। दोनों का वैधानिक अस्तित्व अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें व्यवस्था ये है कि ऐसी स्थिति में